आपको उम्मीद थी कि आज जब अखबार खोलेंगे तो चारों तरफ हेडलाइन होगी, मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फ़ोन किया कि आप चुप रहिए। इसका जानने का एक ही तरीका है कि मुझे चुप करके वो बोले। हाँ। और वो जब बोले तो पता चल गया कि किस तरफ ले जा रहे हैं चीज़ें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के साथ हूँ। इसलिए साथ हूँ कि करण थापर के साथ सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका के बारे में, मगर उससे भी ज़्यादा इसलिए भी आज इनके साथ हूँ कि एक पूर्व राज्यपाल का बयान आता है। उस बयान की अपने आप में बहुत गंभीरता है, लेकिन इसके बाद भी इस गौरवशाली लोकतंत्र वाले इस देश में ज़्यादातर मीडिया उस खबर को नहीं दिखा, इनके इंटरव्यू की कहीं चर्चा नहीं होती है, ज़्यादातर अखबारों में वो खबर गायब कर दी जाती है। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे, ताकि जब सत्यानाश के समय आपको लगे कि क्या किसी ने भी नहीं कहा, तो ऐसा ना हो, ये रिकॉर्ड 0/0 ना रहे। इसलिए मैं आया हूँ ताकि आपको पता रहे कि कोई था। और करण थापर के बाद और भी शायद लोग आएँ, लेकिन ये वाकई दुख की बात है कि आपने इतना गंभीर बयान दिया। और आज जब आपको उम्मीद थी कि आज जब अखबार खोलेंगे तो चारों तरफ हेडलाइन होगी, मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। किसी भी शेप में रिपोर्ट किसी भी शेप में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, सिवाय एक टेलीग्राफ कलकत्ता के अलावा। तो आपने ऐसा कोई दौर देखा है आपातकाल के समय, उसके बाद में कि कोई वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हों प्रधानमंत्री के? इशू बयान का सवाल नहीं है, इशू कितना इम्पोर्टेंट था। जैसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था। उसमें जो हमारी गलतियां थीं उनको मैंने एडमिट किया था। और मैंने इनको, जब ये निकले वहाँ से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने ढाबे से मुझे फ़ोन किया और पूछा सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो, मैं आ जाऊँ दिल्ली तब बात करेंगे। फिर मुझे NSA का फ़ोन गया, उसने कहा सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं है अभी कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना। बट द फैक्ट वॉज कि CRPF ने इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है। इनसे जहाज़ मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन होने, मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन्होंने अपना मिनिस्ट्री में मांगे, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, तो वो सड़क से चल दिए। फिर उसमें और हमारी कमियां थी, जिसमें जहाँ से ये घटना हुई, जहाँ वो गाड़ी घुसी थी, वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8-10 लिंक रोड उसमें आके मिलती हैं। हर जगह कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन्ड, कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमियां थी। उस जगह पे जो आप कह रहे हैं कि 10 और सड़कें आकर मिल रही हैं, उन सड़कों पर कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा नहीं थी। पर चूंकि आप राज्यपाल रहे हैं, तो जो काफिला गुजरने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है? तो वो सारे रास्ते बंद होते हैं तभी वो काफिला गुजरता है? प्रोटोकॉल तो कुछ होगा उसका? जब वो निकलता है, हाँ, उस वक्त एक जिप्सी वहाँ खड़ी हो जाती है, जो साइड लेन्स आती हैं उन्हें रोकने के लिए। जब निकल जाता है तब उसको खोलते हैं। तो अगर ये जांच हो, अगर ये सारी बातें साबित की जा सकती हैं कि वहाँ पर कोई जिप्सी खड़ी नहीं थी उन 10 या 10 में से, मैं तो खुद गया, मैंने मालूम किया कोई जिप्सी, नो प्लेस वाज मैन्ड। तो इसका पुलवामा के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी कि क्यों 900 लोग सड़क से जा रहे थे, जबकि इनका प्रोटोकॉल है सब फोर्सेस का कि वो एक साथ सड़क से इतनी नफरी को लेकर नहीं चलते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने प्लेन मांगा, प्लेन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। असली जिम्मेवारी ये थी होम मिनिस्ट्री वाली। पर सतपाल मलिक जी, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये बात आपने तब भी कही थी टेलीविज़न में जब आप फ़ोन से इंटरव्यू दे रहे थे कि प्रोटोकॉल है कि इतनी गाड़ियां एक साथ काफिला लेकर कोई नहीं निकलती हैं, गाड़ियां जो हैं। पर ये प्रोटोकॉल है क्या? वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा रिवाज है, मैं जानता नहीं कि लिखित है कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है फोर्सेस का एक साथ नहीं गुजरता है। तो पहले भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता रहा है, हेलीकॉप्टर का टुकड़े टुकड़े में जाते थे, पर इतना बड़ा काफिला रेयर है एक तरह से। जी। पर ये आप जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग हुई, प्लेन की मांग, अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता।
कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इस जानकारी का एक्सेस कैसे है? मतलब क्या सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के बीच में पत्राचार हो रहा था? नहीं, मुझे ये सीआरपीएफ के लोगों ने बताया कि साहब हमने तो प्लेन मांगा था, अगर हमको प्लेन मिल जाते तो हम सड़क से आते ही नहीं। तो मैंने वो पहले ही दिन रिएक्शन में अपने इसका जिक्र कर दिया था। आपको उसी वक्त चुप करा दिया गया। ये जो चुप कराने की भाषा थी वो किस तरह की भाषा थी? वो इस तरह की भाषा क्या वो प्यार से समझाया जा रहा था या धमकाया जा रहा था? प्यार से ही कहा जा रहा था कि हम दिल्ली आ जाएं तब इस पे वो करेंगे, अभी आप किसी को कुछ मत बोलना। और ये बातचीत कैसे हुआ करती थी? मोबाइल फोन से या लैंडलाइन से? ऐसे हुआ था कि ये अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्पोरेट पार्क में, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है फ़ोन का। तो जब उससे निकल के एक ढाबे से इन्होंने मुझे फ़ोन किया। ढाबे से? ढाबे से, जी हाँ, कहीं कोई होटल या ढाबे से फ़ोन किया और मेरे से पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? तो मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मेरे से मैं बहुत उद्वेलित था और मैंने कहा साहब इसमें गलती हमारी भी है कि हमने उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी, अगर हम प्लेन दे देते तो ये नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि अभी इस पर चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊं तब बात करेंगे। पर मलिक साहब, आपका अपना आप एक राजनेता हैं, सक्रिय राजनेता हैं, सोचने समझने वाले हैं। जब ये चुप कराया गया तो कुछ खटका था आपको? मैं समझ गया था कि ये क्या है, चुनाव से कुछ रिश्ता है। ये है कि जो है वो नहीं बताया जाएगा, जो है वो नहीं बताया जा रहा है। आप काफी कुछ समझ गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फोन प्रधानमंत्री के बाद आया। और कितनी देर के बाद आपने प्रधानमंत्री को पहली बार संपर्क किया था घटना हो जाने के बाद? क्या आप बहुत फोन मिला रहे थे? मैं तो उनको कर नहीं सकता था चूंकि वो अवेलेबल नहीं थे फोन पे। उन्हीं का फोन आया था, तब तक मैं 1-2 चैनल को ये बता चुका था बात। अच्छा, आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते थे, उनका फोन आया। और उनका फोन घटना की कितनी देर बाद आया? घटना के आया होगा 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आया होगा, क्योंकि ये जरूरी है जानना, क्योंकि ये बात कही जाती है कि जहां वो शूटिंग कर रहे थे वहां फोन नहीं था। ऐसी चर्चाएं कई बार छपी हैं। हम यहाँ पर आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आसपास बहुत सारा फोन है, आपका भी है, हमारा भी है, साइलेंट है, पर आमतौर पे बंद कर दिया जाता है। कॉर्पोरेट पार्क में मैं खुद गया हूँ, वहाँ फोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। पर प्रधानमंत्री हैं आप, एक परमाणु ताकत से लैस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहाँ ऐसे चले जाएंगे? फिल्म बनवा रहे थे अपने पे, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। तो वॉकी टॉकी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिना संचार के तो वहाँ नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन वो चाहते तो वहाँ सुविधा हो सकती थी। वो चाहते तो वहाँ सुविधा हो सकती थी, मगर ऐसा कोई क्यों चाहेगा? कोई राजनेता, कोई राज्यपाल, शूटिंग ही तो करनी है। क्यों डिस्टर्ब होना उसी शूटिंग पे? एक विदेशी जर्नलिस्ट था जो इनकी शूटिंग कर रहा था और उसकी हिदायत थी कि आप होंगे और मैं होऊंगा और कोई नहीं होगा। पर आसपास सिक्योरिटी वाले तो होंगे, पर उस चक्र में तो कम्युनिकेशन तो हो सकता था। अब मैं नहीं जानता वहाँ क्या थी, वहाँ आप नहीं जानते हैं, पर आपकी बातों से मुझे लगा कि काफ़ी कुछ जानना चाहिए, कॉल डिटेल से जानना चाहिए कि कब फ़ोन आया है, उन्होंने कितनी बार फ़ोन किया था? मुझे 1 ही बार किया बाहर निकलने के बाद। और उसके बाद इस मसले पर आपसे कोई दोबारा कोई बातचीत नहीं? तो आके इन्होंने जो अपना स्टैंड लेना था वो ले लिया और मैं समझ गया कि ये तो मैं चुप हो गया। और आपसे कोई फिर बातचीत नहीं हो रही थी? ये शहीदों के जो पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाने थे, उस प्रक्रिया में भी आपसे कोई बात नहीं कर रहा था? उसमें राजनाथ जी गए थे उनको लास्ट वो देने के लिए कंधा, उसमें मैं उनके साथ था कॉफिन को कंधा देने में। और घटना के बाद आपको पता चला कि 5 जहाज की मांग हुई थी गृह मंत्रालय? घटना के तत्काल बाद मुझे पता चला। लेकिन हम इसीलिए मैं रिएक्ट भी कर गया जब मेरी इनसे बात हुई। इन्हें पता चल गया होगा कि मैंने कुछ कहा, वो NSA ने बताया होगा कि मैंने इस तरह का कुछ कह दिया, तो उन्होंने कहा नहीं अब चुप रहिए इसमें। पर सतपाल जी, एक सवाल है, मैं फ्रंटलाइन पढ़ रहा था, जो 1 साल बाद, घटना के 1 साल बाद उनकी रिपोर्टिंग है, और उसमें लिखा है कि 1 साल तक पड़ताल के बाद उन्होंने ये खबर लिखी है। उसमें है कि 13 फरवरी तक, मतलब जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 बार इंटेलिजेंस की इनपुट थी कि आतंकी हमला हो सकता है इस तरह का, और लास्ट इनपुट जो है वो 13 फरवरी का है। क्या ये बात सबके साथ जब ये बात शेयर हो रही थी तो क्या इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनी कि हमें ये काफिला मूव नहीं कराना चाहिए? या काफिले के बारे में कोई इनपुट नहीं था, जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। असल में
ये जो गाड़ी वाला था जिसके पास ये विस्फोटक थे, ये तो 10 दिन से उस एरिया में घूम रहा था। और ये पता था? ये इनको नहीं, अगर पता था इनपुट वालों को तो ये पता होना चाहिए ना कि विस्फोटक से भरी गाड़ी घूम रही है यहाँ। और ये पता था तो फिर हर लिंक रोड मैन क्यों नहीं थी? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो इंटेलिजेंस इस तरह की गाड़ी घूम रही थी विस्फोटक से भरकर। इंटेलिजेंस फेल्योर थी हम लोगों की, जिसमें मैं अपने को भी जिम्मेवार मानता हूं, जो कि अल्टीमेटली मैं वहाँ गवर्नर था। पर आप क्यों जिम्मेदार मानते जब आप उस लूप में ही नहीं रखे जा रहे हैं कि काफिला वहाँ मूव हो रहा है? मुझे सीआरपीएफ ने कुछ नहीं बताया था कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। क्या ऐसा सामान्य तौर पर होता है कि ये फोर्सेस अपने आप से मूव करती हैं? राज्यपाल को नहीं पता चलता है कि 2700, 900 या 20-50 गाड़ियां मूव कर रही हैं? ये आपको पता नहीं चलता है? मुझे तो घटना के बाद पता चला। पर फ्रंटलाइन की खबर में एक बात और है, छोटी सी सूचना है कि 13 फरवरी तक इंटेलिजेंस के इनपुट आ रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है, और 13 फरवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस में फेरबदल होता है। अवंतीपुरा के एसपी को मोहम्मद जायद को हटाया जाता है। पर ये क्या कुछ इसको जोड़कर देखा जा सकता है? कुछ तो इसमें नहीं मुझे पता होता अगर कोई रीजन होता। पर ये फेरबदल किसके कहने पर हुआ होगा? इसमें कौन होता? गवर्नर की भूमिका होती है? फेरबदल की गवर्नर को जानकारी होती है। लेकिन होता है ये पुलिस के लेवल पे होता है। पुलिस को भी इस सिलसिले मुझे नहीं लगता कि लूप में रखा गया था। सीआरपीएफ, आर्मी, ये सब लोग अपना वहाँ ऑटोनोमस काम करते हैं। पर सतपाल मलिक जी, हम इसके बाद इन सब की अगर रिकॉर्ड देखी जाए, आप जो बात कह रहे हैं, तो क्या किसी फाइल पे आपने कुछ कहा, लिखा, बोला कि ये चीज़ें हैं हमारे? कुछ तो आपने रिपोर्ट सेंटर को भेजी होगी। कुछ नहीं बोला ना लिखा, लेकिन एक बार जब ज्वाइंट फोर्सेस की मीटिंग हुई उसमें मैंने ये ज़रूर उठाया था और इनको सीआरपीएफ के लोगों को डांटा था जी कि आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था इस तरह का। पक्ष में था कि इसकी थोरो प्रोब हो, लेकिन यहाँ से कोई चाहता नहीं था कि इसकी जाँच हो फर्दर, क्योंकि हमारा एंगल बदल गया था। उस वक्त एंगल बदल गया था। पर एक चीज़ हमने नोट किया कि आप पहले दिन से लेकर आज तक कभी पाकिस्तान को आप बख्श नहीं रहे हैं, उसकी भूमिका को आप कभी माफ़ी नहीं दे रहे हैं। आप ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता था कि वो हमला करे, लेकिन गलतियां हमारी तरफ से हुई हैं। पाकिस्तान चाहता नहीं था, लेकिन इतना बड़ा एक्सप्लोसिव चाहता था कि नहीं, कोई इतनी तादाद में एक्सप्लोसिव बिना पाकिस्तान के यहाँ से लोकली नहीं प्रोक्योर हो सकता था। वो पाकिस्तान ने ही अरेंज कराया होगा किसी तरह से। और वो जो पकड़ा गया आदमी जिसकी गाड़ी थी, मारा गया, पकड़ा के आइडेंटिफाई हुआ, उसके पाक कनेक्शंस थे। तो आपको, लेकिन मेरी शिकायत जिसमें आज भी ये है कि इसकी कोई थोरो इंक्वायरी नहीं हुई पूरे मामले की। क्या आपसे, हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आज भी कांग्रेस ने कहा कि 4 साल में जांच हुई या नहीं हुई है, क्या आप आधिकारिक रूप से जानते हैं कि ऐसी कोई जांच चल रही है? आपसे कुछ पूछा गया? कुछ नहीं। आपसे कभी कुछ नहीं पूछा गया कि आपके क्या इनपुट्स थे? कुछ नहीं। तो फिर ये जानने का क्या तरीका है कि प्रधानमंत्री ने आपको कहा कि आपके बयान के अलावा कि आप चुप रहिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फोन किया कि आप चुप रहिए? इसका जानने का एक ही तरीका है कि मुझे चुप करके वो बोले। हाँ। और वो जब बोले तो पता चल गया कि किस तरफ ले जा रहे हैं चीज़ों को। मैं उसमें फिर दखल नहीं किया। आप कर नहीं सकते थे या आपको लग रहा था कि कर भी नहीं सकता था? भाई, जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये पाकिस्तान का खेल है, तो मैं उसमें कैसे दखल करता? देशद्रोह हो जाता मेरे पार्ट पे तो उस वक्त बोलना। तो ये वाला पार्ट जो आप कह रहे हैं, इसमें देशद्रोह नहीं होगा? वो लोग तो कहेंगे कि ये भी, फिर भी ये भी देशद्रोह है। मैं तो उसमें बहुत उत्तेजित और बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए बोल गया था शुरू के झटके में, लेकिन जब मुझे कहा गया तो मैं चुप हो गया। तो आपकी तो फिर भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब से भी मुलाकात हुई होगी, तो कभी इस तरह की बात आपने? नहीं, मैंने फिर नहीं छेड़ा। फिर नहीं छेड़ा, और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि चुप रहना है? सीआरपीएफ डायरेक्ट इनके नीचे आती थी, ये जिम्मेवार थे, ये जो चाहे करें। अगर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की फेलियर होती तो सीधे सीधे मेरे हाथ में था।
पर आप जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपके घर में एंटर कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा यहाँ ईडी वाले बैठे होंगे और आपकी जेब तलाश रहे होंगे। मेरे यहाँ किताबों के अलावा कुछ नहीं है मेरे घर में। किताबों के अलावा कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मलिक साहब के यहाँ सीबीआई और ईडी वाले आनी चाहिए थी, अभी आनी तक तो आई चाहिए नहीं। थी। आ जाएगी, कम से कम वही आ जाते पूछताछ के नाम पे। पर आपसे एक बार पूछताछ हुई है, सीबीआई ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उस पे हुई, उसमें एक बार पूछताछ हाँ, हुई। और उस पूछताछ में मैंने जो जवाब दिए उसके बाद मुझे नहीं लगता कि दोबारा होगी। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ऐसा कह दिया? मैंने बताया कि वो सारे लोग जो इन मामलों में इन्वॉल्व थे वो सब प्रधानमंत्री के नज़दीक थे। सारे लोग थे प्रधानमंत्री के नजदीक? नज़दीक थे। उसमें अंबानी था, उसमें राम माधव थे, उसमें हसीब द्राबू था, जिसके लिए जब भी मैं इनसे मिलता था तो ये पूछते थे हसीब से मिले कि नहीं मिले। तो खैर मैं 2-4 बार जब इन्होंने कहा तो एक बार उसे बुला लिया और ही केम एक दलाली का काम लेके आया हुआ था कि भाई आपने हमारा एक कैंसिल कर दिया पावर वाला, हम तो करा ही लेंगे लेकिन आप ही कर दें तो अच्छा, मगर मैं तो नहीं करने का इसको। पर आप नाम ले रहे हैं, राम माधव ने तो आपके खिलाफ मानहानि का भेजा है, मुकदमा कर दिया है। ये मानहानि का भेजा है कि मैंने आपसे बात नहीं की। मैं तो 7 बजे क्या करने आए थे, ठीक अगले दिन जिस दिन वो कैंसिल हुई उसके ठीक अगले दिन सुबह 7 बजे आप राजभवन आए थे मुझे मिलने। क्या बात? इसका तो रिकॉर्ड होगा। हाँ, रिकॉर्ड है वो, उसे तो डिनाई नहीं कर सकते। तो क्या करने आए थे बताओ, क्या बात करने आए थे? पर आप इतना सीरियस लगा रहे हैं ये सारे आरोप, तो बाकी और लोगों पे भी पहले आप बोल चुके हैं, तो उनसे कोई पूछताछ या उनका कोई खंडन वगैरह तो ऐसे रूटीन आ ही गया होगा? द्राबू साहब हैं चाहे अंबानी साहब हैं, किसी का नहीं आया। किसी का नहीं आया? इसका भी नहीं आया था, पहली बार आया। पहली बार आया? हाँ, 4 साल से बोल रहा हूँ ये तो मैं। ये आप 4 साल से बोल रहे हैं, अब मानहानि का नोटिस आया है। पर ये जो भ्रष्टाचार का आरोप था, ये इसी एक मामले में आपने सेंस किया या और मामलों में आप सेंस कर रहे थे कि? 2 मामलों में सेंस था, 2 वजह थी। जैसे इसमें तो ये पूरा डील ही गलत था। तो इसमें एक तो जो अस्पताल थे वो 3rd ग्रेड अस्पताल थे, 5 या 6 जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। जी। फिर इसमें सरकारी कर्मचारियों को 8,500 रुपया साल देना था। जो रिटायर्ड लोग थे उनको 20,000 देना था। तो मैंने कहा कि भाई जब हम दिल्ली में CGHS का फ्री होता है हमारा, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो इस बेसिस पे मैंने इसको कैंसिल किया। पावर वाला जो था उसमें तो कोरोबोरेट किया चीफ सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी पावर ने, सबने कि साहब इसमें ये गड़बड़ है, तो मैंने उसको रोक दिया। पर आपका तबादला जम्मू कश्मीर से कर दिया गया, तो आपको लगा कि इसी वजह से किया गया? नहीं, वो तो इसलिए किया कि डाउन गियर कर दिया आपने, स्टेटहुड से आप उनको वो बना दिया, इसलिए किया गया। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में LG होता है, LG गवर्नर से 10 पायदान नीचे होता है, तो मैं LG तो बन नहीं सकता था, तो मुझे हटना ही था। लेकिन आप निश्चित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक सद्भावना, जिसे हिंदी में दुर्भावना भी कहते हैं, उससे आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि चुप रहो? नहीं, ये मैं कसम खा के अनौत कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा अभी चुप रहो, हम आ जाएं एक बार तब बात करेंगे। और आके कभी बात नहीं की? ना, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने लाइन ले ली थी अपनी जो लेनी थी उनको, बिना मेरे मशवरे के। पर देश कैसे जानेगा कि पुलवामा की घटना क्यों हुई? ठीक है, देश बालाकोट जानता है और उस पर सीना फुलाया जाता है। आप जान रहे हैं कि टेलीविज़न में, अखबारों में आपकी ये बात कहीं छपने वाली नहीं है सतपाल जी, कहीं कोई देखेगा नहीं, और यूट्यूब से भी आप कितना ही पहुंच पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपने ये बोल के एक जिम्मेदारी निभाई है? ऑफ कोर्स, मैं तो घटना के 1 घंटे के अंदर अंदर बोल दिया था, अपना रिएक्शन दे दिया था। और लोग चेक कर सकते हैं इंटरनेट में, कई सारे अखबारों में आपके वीडियो हैं, आप फ़ोन पे बोल रहे हैं कि काफिला ऐसे नहीं गुजरना चाहिए, इसमें गलती हुई है, IED से लदी हुई गाड़ी जा रही है तो उसको स्पीड में जाना चाहिए, पर अगर वो स्लो जा रही है तो ज़रूर ट्रैफिक क्लियर किया गया होगा। 10 सड़कें ऐसे मिलती हैं हाईवे में, उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे एक भी मैंड नहीं थी, कहीं जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने को बाहर के एलिमेंट को आने से। मलिक साहब, और भी सवाल थे, लेकिन करण थापर ने जो आपसे पूछे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका इंटरव्यू किसी तरीके से कम हो। ज़रूर करण थापर ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया है, आप द वायर पे वही इंटरव्यू पूरा देखिए। लेकिन जो बहुत सारे सवाल उभर कर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री ने एक राज्यपाल से कहा कि आप चुप रहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान
की तरफ जानी है, मतलब जिम्मेदार उसे ठहराना है। अभी ये नहीं उन्होंने कहा। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी आप इस पे मत बोलिए, हम इस पे आके लाइन लेंगे। आके लाइन लेंगे, तो क्या लाइन लेना मुझे है? पता चल गया था क्या लाइन लेना। पर क्या आप अब अपने आप को कभी दिलासा दे पाएंगे कि देश ये कभी सच नहीं जान पाया? अगर इसमें कहीं कुछ झूठ है तो क्या ये आपके मन पे भी बोझ नहीं पड़ता है कि 40 जवान शहीद हुए? इसमें पाकिस्तान का एंगल तो है, क्योंकि मैं अभी भी ये मानता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे विस्फोटक का इंतज़ाम लोकली हो ही नहीं सकता था। वो तो बिना पाकिस्तान के अरेंज किए नहीं हुआ था। और जो उसमें इन्वॉल्व थे लोग जो बाद में भी पकड़े गए, वो सब पाक कनेक्शन के लोग थे। लेकिन जो हमारी असफलताएं हैं उनका तो हमको किसी को जिम्मेवार ठहरा के सज़ा देनी चाहिए थी, और उसका तो हमको अपने लिए महसूस करना चाहिए था कि हाँ, हमसे गलती हुई। पर आपके कार्यकाल में कभी आपकी जानकारी में काफिले को हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट कैरियर से शिफ्ट किया गया था? कभी नहीं मांगा गया। जब भी मेरे से मांगते तो मैं देता। मैंने मेरे समय में जम्मू के स्टूडेंट्स को कश्मीर आने में सड़क बंद हो जाती है, जम्मू कश्मीर। कई बार मैंने उनको वो दिए हैं एयरक्राफ्ट, विद्यार्थियों को इम्तहान देने आने के लिए। तो आपसे मांगते तो आप दे सकते थे? फौरन इंतजाम करता। पर इस एक बात पे आपका दिमाग खटकता है कि सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दे दिए जाते तो ये होता ही नहीं। और ये आप पता कर लें, रिवायत है कि इतने बड़े पैमाने पे फोर्सेस का कोई काफिला सड़क से एक साथ नहीं मूव करता है। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मूल बात यही है कि आखिर हम आधिकारिक रूप से कैसे जानेंगे? कोई एजेंसी तो है नहीं कि आपको लगता है कि कोई ऐसी एजेंसी बची हुई है जिस पर आपका फेथ हो कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके? नहीं, अभी कुछ नहीं है देश में। अभी कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में एक टिप्पणी की थी कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके। तो वैसा भी जांच एजेंसियों में भी कुछ ऐसा अफसर होना तो चाहिए जो प्रधानमंत्री से पूछ सके कि इतना बड़ा आरोप लगा है, गृह मंत्री से उन फाइलों की जांच कर सके, सीआरपीएफ से पूछ सके कि क्या हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो आप ही लोग पूछ लेंगे, वो भी नहीं करते। पर आपकी बात नहीं छप रही है तो प्रधानमंत्री प्रेस पर एक बड़ी बात थी कि विदेशी चैनल के साथ वो 2 या 3 घंटे तक जंगल में बंद हैं। आज विदेशी मीडिया से बहुत नाराजगी है, लेकिन 1 घंटा पूरे 9 साल के कैरियर में विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री नहीं निकाल पाए। तो मालूम नहीं कि इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, मगर ये दुख की बात है कि जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये सवाल लोगों तक पहुंचे नहीं, इसलिए इसे छापा नहीं जाएगा, इसे दिखाया नहीं जाएगा। ये कहीं ज़्यादा दुख की बात है। इतने बड़े लोकतंत्र में ये बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी, किसी की भी सत्ता लोकतंत्र से ज़्यादा ऊपर नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।